नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी जी, यहाँ पर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन शास्त्र, जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कहते हैं, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1, 2 और 3 के बारे में बताया। तो आज हम देखते हैं किस तरीके से क्या होता है जन्म शास्त्र में, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहली घटना है जैसा कि अध्याय के द्वारा ही बताया गया है, अध्याय के नाम से ही परिचित है, जनन शास्त्र यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जन्म से संबंधित जो रोग हैं या जिसे यौन संचालित रोग कहा जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें? और इसी चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कुछ ऐसे दाम्पत्य होते हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनमें किस तरीके से संतान उत्पत्ति होगी, इस क्रिया को हम इस चैप्टर के अंतर्गत या इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला इसका मुख्य टॉपिक है, जो जहां से इसको शुरू किया जाता है, पहला टॉपिक इसका परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, अब हम परिवार नियोजन है क्या इसको हम बताते हैं, और इसे अंग्रेजी में फैमिली प्लानिंग भी कहा जाता है। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग है क्या? जैसा कि आप बताया गया, आजादी के समय से लेकर अब तक जो भारत की जनसंख्या है या पूरे विश्व की जनसंख्या है, यानी जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद यहाँ पर जो रेशियो पाया गया था जनसंख्या का, वह लगभग 35 करोड़। कितना था? लगभग 35 करोड़ था। लेकिन वह जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई और वह सन 2011 की जनगणना के अनुसार आकर के लगभग 121 करोड़ आ पहुंची। अब यह जो जनसंख्या है, यह किस तरीके से इसे रोका जा सके, या जो जनसंख्या वृद्धि निरंतर चल रही है, इसके द्वारा क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे जो सोर्सेज हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अनलिमिटेड तो है नहीं, सारी चीजें लिमिटेड हैं। इन सब किस तरीके से सब तक पहुंचाया, जैसे जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे रोजगार हुआ, शिक्षा हुई, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सब तक खाद्य आपूर्ति है, खाद्य आपूर्ति किस तरह के सबको भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो परिवार नियोजन ही एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा यह संभव हो सकेगा कि जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसे सब तक पहुंचाई जा सके। तो इसी श्रेणी में परिवार नियोजन कार्यक्रम में सरकार ने बहुत सारी रणनीतियां बनाई, जिसमें एक पहल के द्वारा भी बताया गया कि हम दो हमारे दो की बात को फैलाने दिए गए, जिसके द्वारा परिवार नियोजन यानी हम दो हमारे दो, ताकि जनसंख्या क्या हो, कम हो, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे। और जो निर्धारित आयु थी शादी को, उसको लेकर उसको निर्धारित किया गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, जिससे वो संतान उत्पत्ति कर जल्दी हो जाता है, और जिस क्रिया के द्वारा जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो शादी करने की उम्र में फाउंडेशन किया गया 18 साल की उम्र में लड़कियों की और 21 साल के लड़कों की शादी की जाएगी, ऐसा सरकार ने निर्धारित किया। तो इस तरीके से जनसंख्या या परिवार नियोजन जो है उसको रोका जा सकता है, परिवार को नियोजित किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर जितने भी आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो यह परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसे हमने बताया सबसे पहले, यानी पूरे विश्व में भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद की जो प्रक्रिया थी, जो पहल भारत ने सोची, इसकी सराहना भी पूरे विश्व में की गई। और लगभग 1951 में यह जो है पहल लाई गई कि परिवार नियोजन शुरू किया जाए, परिवार नियोजन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया। अब यह परिवार नियोजन होता कैसे है, इस प्रक्रिया को हम देखेंगे कि परिवार को नियोजित किस तरीके से
किया जा सकता है, जिसे हम गर्भ निरोधक कहते हैं। गर्भ निरोधक कहा जाता है। अब इसी गर्भ निरोधक को हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब यह जो गर्भ निरोधक है या परिवार नियोजन को गर्भ निरोधक की क्रिया के द्वारा ही रोका जा सकता है। जैसे कि हमने बताया, परिवार अगर बढ़ता जाएगा तो समस्याएं क्या क्या होंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो परिवार नियोजन में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अनचाहे गर्भ को रोक सकते हैं। तो किस तरीके से अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं आपके बुक में। तो जो कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो समझाने योग्य हैं, जिसमें बताना ज्यादा है, उसको हम बता देते हैं। बाकी जो कुछ नॉर्मल तरीके हैं, नॉर्मल विधियां हैं, उसको आप लोग किताब से स्वयं पढ़िएगा। उसमें कुछ समझाने योग्य नहीं, कुछ बताने योग्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम चलते हैं, बताते हैं आपको जो गर्भ निरोधक की विधियां हैं, किस तरीके से अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वह है IUD। IUD को इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। यूटेरिन डिवाइस कहते हैं। अब यह इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता क्या है? अब जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से जो यूटेरस है, गर्भाशय जिसे कहा जाता है, इसे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है। जो IUD यानी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, यह गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जो शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देना। और जब शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे तो अंडाणु से वो मिल नहीं पाएंगे, और जब अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे तो गर्भ धारण नहीं होगा। अब यह प्रक्रिया होती कैसे है? इसमें इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, वो करता क्या है उसको हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, ये यूटेरस है, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है। ठीक, यह एक यूटेरस है जिसे हम गर्भाशय कहें। गर्भाशय में एक जोड़ी क्या होती है? अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी से एक जोड़ी अंडाशय लगे होते हैं। ठीक, अब अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और इसे कहते हैं गर्भाशय या यूटेरस, और एक गर्भाशयी भित्ति, और इसे गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। ठीक, तो यह है पूरा गर्भाशय का डायग्राम। इसे अंडवाहिनी कहते हैं, जो कि आपको बताया गया पहले चित्र में। इसे अंडाशय कहते हैं, इसे फिम्ब्राई कहते हैं, झालर कहा जाता है पूरा गर्भाशय पर। तो इस तरीके से एक पूरे गर्भाशय की संरचना हुई। अब यह जो IUD होता है, IUD मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यह जो होता है, इसे कापर, इसके द्वारा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है, यह कापर आयन रिलीज करता है। क्या करता है? कापर आयन, कापर आयन रिलीज करता है। अब यह जो कापर आयन होता है, इसे तांबा मोचक भी कहा जाता है। अब ये जो कापर आयन होता है, कौन कौन से कापर आयन रिलीज करते हैं? जैसे कापर टी इसके अंतर्गत आता है, कापर टी, और जो दूसरा होगा कापर 7, और अगला एक और है जिसे कहते हैं मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। ये जो कापर आयन होते हैं, कापर टी, कापर 7 और मल्टीलोड 375 रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। अब यह कैसे करते हैं? इसे कापर टी नाम से ही, यह टी आकार का होता है, इसे यूटेरस में गर्भाशय में लगा दिया जाता है। यह एक डिवाइस है। ठीक है, क्या किया जाता है? इसे यूटेरस में लगा दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं? कापर आयन रिलीज करते हैं।
ठीक है, कॉपर आयन कॉपर 7 मल्टी लोड 375 रिलीज करते हैं। तो जब शुक्राणु क्या करता है, योनि के रास्ते कहां पर प्रवेश करता है, यूटेरस में, गर्भाशय में प्रवेश करता है, तो जो कॉपर आयन इसे रिलीज होते हैं, इसको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, जिससे निष्क्रिय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे अंडाणु और ओवा आपस में मिल नहीं पाते और गर्भधारण नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो दूसरी प्रक्रिया होती है, और कुछ आईयूडी ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन्स रिलीजिंग होते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। अब जो पहला हमने देखा, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा तो देखना है, तो क्या करते हैं, हार्मोन्स का स्रावन करते हैं, इसे हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी कहा जाएगा। हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी, जो हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी होते हैं वे क्या होते हैं, हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। किसका स्रावन करते हैं, हार्मोन्स का, जिसमें से LMG20। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये करते क्या हैं, इनका कार्य, हार्मोन्स का कार्य होता है कि गर्भाशय को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। क्या करते हैं, अनसुटेबल बना देते हैं, जिससे जो भ्रूण होता है वह इस पर नहीं जुड़ पाता है। तो दूसरा इसमें एक और हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये LMG20 और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करते हैं, जो बने हुए भ्रूण को क्या करता है, अनसुटेबल, यानी गर्भाशय को अनसुटेबल कर देता है, जिससे जो बना हुआ भ्रूण होगा वह इसमें नहीं उठता है। जैसे अब भ्रूण कब बनता है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे मान लेते हैं यह नहीं लगाया गया, दूसरी प्रक्रिया हुई, पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। पहली अवस्था में एक टी आकार का क्या किया गया, डिवाइस लगाया गया, जो कॉपर आयन को रिलीज करता है, जिससे क्या करता है, शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है, मान लीजिए भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण बन गया, और जब भ्रूण बन जाता है क्या करता है, जो यह हार्मोन स्रावित होता है वह क्या करता है, गर्भाशय को अनसुटेबल बना देता है, जिसके कारण जो भ्रूण होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, युग्मक बना, अब इस युग्मक में क्या हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन की क्रिया द्वारा एक कोशिका से 2 बनी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, और 8 से 16 बनेगी, और 16 से 32 बनेगी। इस तरीके से कोशिकाएं जब बनती रहेंगी, 16 से 32 ब्लास्टोमियर, सब क्या है, ब्लास्टोमियर सेल्स हैं। जब इनका निर्माण हो जाता है, ये क्या होते हैं, युग्मक बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब ये भ्रूण क्या करते हैं, इन पर आरोपित नहीं हो पाते हैं, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया समझ में आई। अब हम दूसरी प्रक्रिया बताते हैं आपको, किस तरीके से गर्भ निरोधक की प्रक्रिया की जाती है, जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। पहली अवस्था आपने देखा, अब दूसरा तरीका जो हम देखेंगे वह किस तरीके से होता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे दूसरी अवस्था में हम ले लेते हैं जिसे शल्य क्रिया को, ठीक है, जिसे शल्य क्रिया या जिसे सर्जिकल मेथड कहा जाता है। सर्जिकल मेथड में करते क्या है, जैसे जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, सर्जिकल मेथड की क्रिया के द्वारा अब नर युग्मक मादा युग्मक से न मिल पाए, या वे जहां पर नर युग्मक का निर्माण होता है वहीं से वे न निकल पाए। ठीक है, दूसरा जिसे कहते हैं शल्य क्रिया, या इसे कहते हैं सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया या सर्जिकल मेथड। अब इसमें बताया गया इस विधि में सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है, या ऑपरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, सर्जिकल या ऑपरेशन या सर्जरी मेथड में क्या करते हैं, कुछ ऐसी इनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो सर्जिकल मेथड में जैसे हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि नर युग्मक का निर्माण नर भाग में,
और मादा युग्मक का निर्माण मादा भाग में होता है। तो हम सर्जिकल मेथड को अलग अलग, नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। अब नर में कैसा होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। नर में क्या पाया जाता है? नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में वृषण कहा जाता है। ठीक है, वृषण में वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। अब वृषणी पिंडक की संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है, 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं और ये वृषण किसमें? वृषण कोश में बंद होते हैं। ठीक है, जो वृषण होंगे वो वृषण कोश में बंद होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वृषण कोश में वृषण बंद होते हैं। अब जो वृषणी पिंडक होते हैं क्या करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता कैसे? हमने पिछले अध्याय में आपको बताया। अब सर्जिकल मेथड की क्रिया के द्वारा जो इसमें वासिफ्रेंड पाया जाता है, शुक्र वाहिनी को क्या करते हैं? काट करके गांठ बांध देते हैं। ठीक है, जब इसे काट करके गांठ बांध देंगे तब क्या होगा? इसके द्वारा शुक्राणु बाहर नहीं जा पाएगा और जब शुक्राणु बाहर नहीं जाएगा तो अंडाणु से नहीं मिल पाएगा और जब अंडाणु से नहीं मिलेगा तब क्या होगा? गर्भधारण नहीं होगा और पुरुषों में इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। यानी पुरुषों में वृषण की वासा इफ्रेंट को काट करके बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मादा में क्या पाया जाता है? यूटेरस, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहा जाता है। और गर्भाशय में एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और यह अंडवाहिनी जो पाई जाती है, अंडवाहिनी के द्वारा अंडाशय लगा होता है। ठीक है, अब इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब यह अंडाणु जो कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। ठीक है, अंडाणु हो गया, यह अंडाशय हो गया और यह अंडवाहिनी हो गया। सल क्रिया के द्वारा मादा में अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? काट करके गांठ बांध देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को भी क्या करते हैं? काट करके गांठ बांध देते हैं। अब क्या होगा? यह जो अंडाणु यहाँ बन रहा होता है, ठीक है, अब ये यहाँ से निकल करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी इंपोलरी एस्ट्रो जंक्शन तक नहीं पहुंचते, यानी शुक्राणु से अंडाणु से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरी अवस्था रही। मादा में इस क्रिया को, यानी इस सल क्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। मादा में इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या है? ट्यूब है, नलिका है, इसको काट करके अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुष में शुक्रवाहिनी, शुक्र नलिका को काट करके अलग करने की क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है, क्योंकि ये वासा डिफरेंट है, तो इसके द्वारा इसको काट करके अलग कर दिया जाता है और मादा में अंडवाहिनी को काट करके अलग कर दिया जाता है। दो अवस्थाएं आपने देखा। अब हम बताते हैं आपको किसके बारे में? इसकी तीसरी अवस्था के बारे में। ठीक है, इसकी गर्भ निरोधक की। अब इसकी जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अब जिसकी तीसरी अवस्था है, इसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या कहते हैं? सगर्भता का चिकित्सीय समापन या मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो MTP प्रक्रिया होती है, ठीक है, यह कब होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अगर कोई भी स्त्री क्या करे, गर्भधारण, अगर किसी भी स्त्री में गर्भधारण हो गया होता है, ठीक है,
गर्भधारण हो गया यानी जन्म की क्रिया हो गई होती है, यानी भ्रूण बनना शुरू हो जाता है और वह बच्चा नहीं चाहती है यानी भ्रूण धारण नहीं करना चाहती है, तब उसमें संतान किस तरीके से भ्रूण को विकसित होने से रोका जा सकता है, जिसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहा जाता है। यानी चिकित्सक के माध्यम से सगर्भता यानी गर्भवती जो महिला होती है उसको नष्ट किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम देखेंगे किस तरीके से यह प्रक्रिया देखी जाती है। इस अवस्था में इस अवस्था को साधारण भाषा में एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है, या जिसे गर्भपात कहा जाता है, ठीक है। और गर्भपात होता कब है या होना कब चाहिए, कब उचित है? तो गर्भपात होता है निषेचन के 12 सप्ताह के भीतर, ठीक है। अगर यानी जो सगर्भता का चिकित्सीय समापन है, यानी अगर कोई स्त्री गर्भवती हो चुकी है या गर्भवती हो गई है तब और वह संतान नहीं उत्पत्ति करना चाहती है, तब यह प्रक्रिया की जाती है चिकित्सीय समापन, जिसे साधारण भाषा में हम एबॉर्शन या गर्भपात कह सकते हैं। अब गर्भपात होता कब है? निषेचन के 12 सप्ताह के भीतर अगर गर्भपात कराया जाता है तब यह सफल माना जाता है, और अगर निषेचन के 12 सप्ताह के बाद यानी दूसरी तिमाही में इस प्रक्रिया को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यह घातक हो सकता है, ठीक है। यानी निषेचन के 12 सप्ताह के भीतर ही एबॉर्शन या गर्भपात या सगर्भता का चिकित्सीय समापन ही उचित समय है। और इसकी दूसरी तिमाही, ठीक है, जैसे 12 सप्ताह के बाद यानी दूसरी तिमाही में अगर एक प्रक्रिया की जाती है तो यह घातक हो सकता है और ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तब अब जो है एबॉर्शन में भ्रूण जो बन गया होता है, ठीक है, जो निषेचन की क्रिया के द्वारा जो भ्रूण बन जाता है, एबॉर्शन की क्रिया में वैक्यूम्स के माध्यम से भ्रूण को खींच करके बाहर कर दिया जाता है और भ्रूण विकास विकसित नहीं होता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे दिए गए हैं गर्भ निरोधक प्रक्रियाएं या तरीके, जिसको जो है आप बुक से पढ़ लीजिएगा, जिसमें बहुत समझाने योग्य बातें नहीं थी, जो आपको समझाना था तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं जैसे कुछ ऐसे भी दाम्पत्य होते हैं जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसी अध्याय का टॉपिक है, ठीक है, जिसे बंधता कहते हैं, और उस बंधता की क्रिया के द्वारा वे संतान उत्पत्ति करना तो चाहते हैं लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पाता है, जिसे बंधता कहा जाता है। यानी ऐसे लोगों को बंध कहा जाता है जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, या बंध या इनफर्टाइल, बंधता या किसी को इनफर्टाइल कहा जाता है, बंधता कहते हैं या इनफर्टाइल कहा जाता है। अब बंधता और इनफर्टाइल है क्या, तो इसको हम बताते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, बंधता या इनफर्टाइल है क्या चीज, ठीक है, इनफर्टाइल, ठीक है, बंधता या इनफर्टाइल है क्या। तो जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य होते हैं जो चाहकर भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो यह समस्या जो है हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। तो पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उनमें अलग अलग रीजंस हैं, बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में कहा जाता है कि अगर स्त्रियों में ऐसी कोई समस्या देखी जाती है तो उन्हें 5 कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों में ही ये समस्या नहीं बल्कि पुरुषों में भी हो सकती है। संतान उत्पत्ति करने की जो कमी है वो सिर्फ स्त्रियों में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी यह कमियां हो सकती हैं।
तो वंध्यता का मतलब होता है जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें हम बंध या इनफर्टाइल कहते हैं। अब ऐसी बहुत सारी तकनीक है या ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से संतान उत्पन्न कराया जा सकता है। तो जो संतान उत्पत्ति कराने में सहयोग करती हैं उन्हें हम सहायक जन्म प्रौद्योगिकी या उन्हें हम जन्म प्रौद्योगिकी कहते हैं। जन्म प्रौद्योगिकियों के द्वारा संतान उत्पत्ति कराए जाने में सहायता मिलती है या मदद मिलती है। तो हम देखते हैं वे कैसी जन्म प्रौद्योगिकियां हैं, किनके माध्यम से संतान उत्पन्न कराया जाता है। तो जो संतान उत्पन्न कराया जाता है संतान उत्पन्न कराने में जो सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है या इसी को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है या इसी को ART भी कहते हैं। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यह जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है यह किस तरीके से जनन में सहायता करती है? तो जनन में सहायता करने की इसकी जो पहली प्रक्रिया है जिसे परख नली शिशु कहते हैं। परख नली शिशु कहा जाता है। अब परख नली शिशु या इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु। अब टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु जो होता है यानी ऐसी स्त्रियां जिनका यह जो प्रक्रिया होगी परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, तो यह उन स्त्रियों में कराया जाता है जिनकी अंडवाहिनी में कमियां होती हैं। अंडवाहिनी मतलब ए भाग यहां से यहां तक को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यानी यह प्रक्रिया जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु का, तो उसमें एक ऐसी स्त्रियों में कराया जाता है जिनके टेस्ट ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में दिक्कत है या प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसके कारण अंडाणु क्या होते हैं? ट्रांसफर नहीं हो पाते, यानी अंडाशय से अंडवाहिनी तक अंडाणु नहीं जा पाते हैं, उनमें यह प्रक्रिया कराई जाती है। ऐसी स्त्री जिनका अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय दोनों क्या हो? सामान्य अवस्था में, जिनमें किसी प्रकार की कमियां न हो और सिर्फ उनकी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में दिक्कत होती है, तब उसमें क्या कराया जाता है? परख नली शिशु की क्रिया करवाई जाती है। अब इस क्रिया में होता क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। इस प्रक्रिया को जो है, इस प्रक्रिया में इतना समझ में आया आपको? एक बार फिर हम बता देते हैं। यानी जो परख नली शिशु है ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी में विकृतियां हो लेकिन अंडाशय और गर्भाशय दोनों सामान्य अवस्था में हो, उसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी की क्रिया के द्वारा उनमें संतान उत्पत्ति कराया जा सकता है। तो वह होता कैसे है? अब हमने आपको बताया यह क्या है? यूटेरस है, गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय में क्या किया जाता है? अगर अंडवाहिनी में विकृतियां हैं, कमियां हैं, तो होगा क्या इसमें कि पात्र निषेचन। क्या होता है? पात्र निषेचन या जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पात्र निषेचन की क्रिया के द्वारा नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक दोनों को निकाल करके, मादा युग्मक यानी अंडाणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु, यानी पुरुष से शुक्राणु और मादा से अंडाणु दोनों को निकाल करके क्या करते हैं? पात्र निषेचन। लैब में पात्र निषेचन की क्रिया करवाई जाती है और उस निषेचन की क्रिया के द्वारा जो युग्मक बनता है यानी जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को क्या करते हैं? उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं या प्रत्यारोपित कर देते हैं, लगा दिया जाता है, भेज दिया जाता है
और भ्रूण का विकास होता है। तो यह प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी की क्रिया के द्वारा देखा जाता है, जिसमें अंडवाहिनी में विकृतियां हो, लेकिन अंडाशय और गर्भाशय सामान्य अवस्था में होगा। अंडाशय सामान्य अवस्था में होगा तो अंडाणुओं का निर्माण करेगा वह इंजेक्शन के माध्यम से। इससे अंडाणु निकाल लिया जाता है और पुरुष से शुक्राणु दोनों में पात्र निषेचन की क्रिया के द्वारा लैब में यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा जब उसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, ठीक है, जैसे निषेचन कराया गया बना क्या, युग्मनज का निर्माण होता है। अब यह युग्मनज में क्या होगा, सेल डिवीजन होने दिया जाता है, कहां पर, लैब में ही, ठीक है, सेल डिवीजन होने दिया जाएगा। और जब यह ब्लास्टोमर्स, बहुत सारे ब्लास्टोमर्स बना लेता है तब इसे यूटेरस में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसी जो यह परकनली शिशु है, परकनली शिशु की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ये दो तरीके से कराया जा सकता है। जो पहला होगा उसे ZIFT कहते हैं। क्या कहते हैं, ZIFT, यानी इस प्रक्रिया को दो तरीके से कराया जा सकता है, उसी को हम देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो परकनली शिशु की क्रिया है वह किस तरीके से की जाती है। ये बताया गया कि यह दो माध्यमों से की जा सकती है। अब हम पहला देखते हैं जिसे ZIFT कहते हैं। ZIFT को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अब ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है क्या, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। यानी अगर जब जाइगोट क्या होता है, 8 स्टेज में होता है, जब 8 कोशिकीय अवस्था में होता है तब क्या किया जाता है, इसे कहां पर, इसके अंडवाहिनी में, यानी जाइगोट को क्या करते हैं, अंडवाहिनी में आरोपित करते हैं, यानी फैलोपियन नलिका में आरोपित करते हैं, भेजने का कार्य करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब इसे हम ZIFT कहा जाता है, ठीक है। यानी ZIFT की क्रिया के द्वारा जो ये युग्मक बना है यह कब होगा, 8 स्टेज ब्लास्टोमर में, ठीक है। ये 8 कोशिकीय अवस्था है, 8 कोशिकीय अवस्था में जब यह होता है तब इसे हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की क्रिया के द्वारा फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है IDU, क्या होगा, IUT, जिसे इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहा जाता है। अब इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर क्या है, यानी इस अवस्था में इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, यानी इस अवस्था में जब क्या हो जाए, युग्मक यानी जाइगोट कितनी अवस्था में हो जाए, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में हो जाए, जब यह एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर ले, इसका निर्माण कर ले ब्लास्टोसिस्ट, यानी अब तक के ब्लास्टोमर रहे 16 से 32 स्टेज में क्या हो गए, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। अब जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेंगे तो इन्हें हम कहां पर आरोपित कर दें, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, यानी इसे हम गर्भाशय की भित्तियों पर जब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं या लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहा जाता है, ठीक। ये दो अवस्थाएं समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपसे। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों प्रक्रियाएं हो रही जिनके माध्यम में क्या देखा जा रहा है, एक में अगर फैलोपियन नलिका में कोई दिक्कत होती है तब अंडाणु को बाहर लेकर के और पुरुष के शुक्राणु यानी उसके पति के शुक्राणु को लेकर के पात्र निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मक का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस तरीके से इसे दो अवस्थाओं में कराया गया, एक जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। अब फैलोपियन के द्वारा ऐसे युग्मक बना 8 कोशिकीय
उसकी अवस्था से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया यानी फैलोपियन नलिका में, बाकी का विकास यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर यह अस्वस्थ है तब क्या किया जाता है, तब दूसरी वाली अवस्था बाहरी निषेचन कराया जाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, यहाँ तक के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब इसे क्या किया जाता है, सीधा भ्रूण की भित्तियों पर यानी यूटेरस गर्भाशय की भित्तियों पर इसे आरोपित कर दिया जाता है। इतना समझना है। लेकिन एक कंडीशन और बचती है, कौन सी, अगर किसी भी स्त्री की क्या हो ना तो उसकी अगर कह सकते हैं सीधा सीधा यूटेरस ही उसके भ्रूण के लिए, भ्रूण के विकास के लिए तत्पर ना हो, यानी कंप्लीट ना हो, पूर्ण ना हो, तब की अवस्था क्या कही जाएगी, तब ऐसे फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। इस क्रिया को हम देखते हैं। ठीक है, यह जो अवस्था यानी फिर से देखते हैं, यानी क्या होगा, जब किसी भी स्त्री का भ्रूण क्या होगा, बच्चे के 9 मंथ स्टेज, क्योंकि जो भ्रूण के डेवलपमेंट की क्रिया होती है, विकास की क्रिया या अंगों के निर्धारण की क्रिया होती है, वो 9 मंथ तक चलती है, तब पूर्ण होती है और बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उस अगर इस प्रक्रिया में अगर किसी भी स्त्री का गर्भाशय इसके लिए तत्पर नहीं, तैयार नहीं है, तब कौन सी अवस्था देखी जाती है, हम उसको देखते हैं। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, जैसे आपको बताया गया, क्या लेते हैं, नर से नर युग्मक, सीधा सीधा लिखते हैं, मेल से मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी शुक्राणु, इसको हम जिसे कहते हैं। ठीक है, और फीमेल से फीमेल गैमीट लेते हैं। अब फीमेल गैमीट यानी अंडाणु, जिसे ओवम कहा जाता है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक लिया और दोनों ने क्या करवाया, निषेचन करवाया। कौन सी प्रक्रिया, वही पात्रे निषेचन। ठीक है, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पात्रे निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मक बना। अब यही युग्मक फिर से हम दिखा देते हैं, युग्मक बनाया। अब यह युग्मक क्या किया, स्पेशली डिवीजन हो, कोशिका विभाजन देखा गया और इस कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा उसे किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या किया जाए, किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में। जैसे फिर से बात देख लेते हैं, अगर उस महिला का जो बच्चे को जन्म देना चाहती है, अगर उसका गर्भाशय उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तब हम क्या करते हैं, उस स्त्री के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु को लेकर के पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा निषेचन कराते हैं, जिससे युग्मक बनता है। और वह युग्मक जब ब्लास्टोसिस्ट या हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट ही कहेंगे, क्योंकि ब्लास्टोमेर इधर बनेंगे, जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाएगा तो इस ब्लास्टोसिस्ट को हम कहां पर, किसी दूसरी की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं। ठीक है, किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर देंगे और वह प्रक्रिया 9 मंथ तक चलेगी। उसके बाद वह स्त्री उस बच्चे को जन्म देगी, जिसमें दूसरे पुरुष और दूसरे स्त्री का जीन पाया जाएगा। उसका कोई लक्षण नहीं होगा, सिर्फ उसका कार्य है कि बच्चे के विकास का यानी भ्रूण के विकास की क्रिया वह 9 मंथ तक करती रहेगी, यानी उसका गर्भाशय उसे करता रहेगा और उसके बाद जन्म होगा। अब जो स्त्री इस भ्रूण को अपने गर्भाशय में आरोपित करती है, उस स्त्री को सरोगेट मां कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो ये सारे इस अवस्था के द्वारा भी जन्म दिया जाता है। ठीक है, तो हम और एक जो है तरीका देख लेते हैं, किस तरीके से बच्चे को जन्म दी। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। फिर से अगला जो तरीका है, एक और बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं, किस तरीके से भ्रूण का निर्माण कराया जा सकता है वंध्यता की कंडीशन में, इनफर्टिलिटी की कंडीशन में, यानी ऐसे दाम्पत्य जो बच्चों को जन्म देना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ कमियां होती हैं जिनके कारण नहीं हो पाता है या ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अगली जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं GIFT। इसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन
ट्रांसफर कहते हैं। ठीक, अब जो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है वह किस तरीके से होता है, यानी इसमें यानी ऐसी स्त्रियों में यह प्रक्रिया ऐसी स्त्रियों में कराया जाता है जिनकी फिमराई में निकल, फिमराई या झालर, इसे क्या कहेंगे हम, फिमराई या इसे झालर रखा जाता है। यह प्रक्रिया उन स्त्रियों में कराया जाता है जिनकी फिमराई में दिक्कत होती है। अब फिमराई में दिक्कत क्या हो सकती है, फिमराई में यह दिक्कत होती है कि यह इनके अंडाशय में बने हुए अंडाणुओं को लेकर के अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचा पाती है। कौन नहीं पहुंचा पाता है, फिमराई इनके अंडाणुओं को नहीं पकड़ पाता है, और जब फिमराई इनके अंडाणुओं को नहीं पकड़ पाएगा और अंडाणु को यहाँ तक नहीं ले जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम गैमीट ट्रांसफर करते हैं। गैमीट मतलब समझते हैं ना, आपको भी बताया गया, मेल से मेल गैमीट, ठीक है, और फीमेल से फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल से फीमेल गैमीट। अब क्या किया जाता है, नर मेल गैमीट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह निषेचन की क्रिया द्वारा फर्टिलाइजेशन या संभोग संयुग्मन नर और मादा के आपस में मिलने की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इधर प्रवेश करेगा, ठीक है। अब प्रवेश करने की क्रिया के द्वारा जब अंडाणु यहाँ से नहीं निकल पाएगा और फिमराई इसे पकड़ नहीं पाएगी, तब क्या किया जाता है, इसी अंडाशय से क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से किसे निकालते हैं, इसके अंडाणु को निकाल लिया जाता है। इसके अंडाणु को निकाल करके अंडवाहिनी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी अंडाशय से निकाल करके अंडवाहिनी में छोड़ देंगे और शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और उनका निर्माण होगा। तो इस तरीके इस प्रक्रिया को GIFT कहा जाता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है निषेचन की क्रिया कराई जा सकती है। अब जो अगली अवस्था इसमें आपको पढ़नी है उसे हम कृत्रिम गर्भधान कहते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। जो इसकी अगली प्रक्रिया है, किस तरीके से निषेचन कराया जा सकता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भधान। कृत्रिम गर्भधान, ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब कृत्रिम गर्भधान जो प्रक्रिया होती है, यानी ऐसे दाम्पत्य में कराया जाता है जिनमें पुरुष का जो शुक्राणु होता है, पुरुष के द्वारा यानी यह प्रक्रिया जो होती है ऐसे पुरुषों में कराया जाता है जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। अब सुन में, यानी ऐसे पुरुष में कराया जाता है जिनके वीर्य स्पर्म जिसे कहा जाता है, उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो, और जब उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो उसे क्या किया जाता है, वह इम्पुलरी स्थमल जंक्शन पर नहीं पहुंच पाता है, और जब इम्पुलरी स्थमल जंक्शन पर नहीं पहुंच पाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस क्रिया में क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु को निकाल करके लैब में सांद्रित करते हैं। जब पुरुष के वीर्य में यानी स्पर्म में, ठीक है, वीर्य मतलब स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, तब हम इस क्रिया में क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु को निकाल करके लैब में सांद्रित करते हैं, ठीक है, और उस सांद्रण की क्रिया के द्वारा वीर्य जो होता है यानी स्पर्म गाढ़ा हो जाता है और उसमें शुक्राणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, तब उसे लेकर के हम मादा की योनि या जनन पथ पर छोड़ देते हैं। बस समझ में, क्या करते हैं, जब वह वीर्य या स्पर्म गाढ़ा हो जाता है यानी उसमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तब उसे हम स्त्री की योनि या गर्भाशय ग्रीवा या हम कह सकते हैं जनन पथ पर हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और
अंडाणु निकल करके दोनों आपस में मिल करके निषेचन का कार्य करते हैं, इससे भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जानवरों में भी देखा जाता है। ऐसी जो प्रक्रिया होती है इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, जानवरों में भी देखी जाती है। तो जो या आज का जो टॉपिक था जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य में आज हमने आपको किस तरीके से जो दाम्पत्य होते हैं, जो संतान उत्पत्ति तो करना चाहते हैं, उनमें ऐसी कुछ कमियां होती हैं जिनके द्वारा वे नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से उनमें संतान उत्पत्ति कराया जा सकता है, इस प्रक्रिया को इस टॉपिक में बताएंगे। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा उसमें आपको जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह जो टॉपिक था जनन स्वास्थ्य समझ में आया होगा। तो हम अब जो है अगले भाग में, इसके दूसरे भाग में, इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में, यानी यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज, जो चैनल है जीजे ऑनलाइन स्टडी, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को जो है आगे भी फॉरवर्ड करें, जिससे जो है उत्साह हम जीजे ऑनलाइन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, टीचर्स हैं, इन सब का जो मनोबल बढ़ता रहे और आप सबके लिए नई नई वीडियो प्रोवाइड करते रहें।